दोस्तों, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला जाएगा? तो उज्जैन में खोला जाएगा। यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह। शहरी एवं विकास से एवं आवास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में 284 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कितने करोड़ लागत से बनाया जाएगा? तो 284 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल एक जिला, एक उत्पाद, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पाद के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाना है। भारत सरकार से पहली मंजूरी मध्य प्रदेश को मिली है। भारत सरकार से पहली मंजूरी किसको मिली है? किस स्टेट को? तो मध्य प्रदेश को मिल गई है। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 14 सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में घोषणा की कि भारत अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब भारत भी OIML का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारत अब 13वां देश बन गया है। किसका? OIML का 13वां देश भारत बन गया है जो इस तरह के प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। OIML एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। OIML की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में हुई थी। भारत 1956 में इसका सदस्य बना था। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1956 में इसका सदस्य बना था। OIML का मुख्यालय पेरिस से फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। भारत कनाडा विवाद। अगला टॉपिक है भारत कनाडा विवाद। जून 2023 में सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर, कौन थे? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत को 19 सितंबर 2023 को एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। कनाडा ने 18 सितंबर 2023 को भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया। राजनयिक का मतलब होता है राजदूत को। वहाँ पे जो IFS के अधिकारी थे उनको, MBC में जो अधिकारी होते हैं उनको निकाल दिया गया। भारत से भी कनाडाई राजनयिक को निकाला गया और कनाडा में भारत को राजनयिक को निकाला गया। ट्रूडो ने पहले कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसी जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख कौन है? तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंटों के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है। कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा, अमेरिकी राजदूत कौन थे कनाडा में? तो डेविड कोहेन ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत के खिलाफ आरोप फाइव आइज भागीदारों के बीच साझा खुफिया जानकारी पर आधारित था। फाइव आई अलायंस क्या है? तो फाइव आइज एक खुफिया संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और UK है, यूनाइटेड किंगडम और USA भी शामिल है। अपनी उत्पत्ति के बाद एजेंसी ने बाद में अपने मुख्य समूह को 9 आइज और 14 आइज गठबंधनों तक बढ़ा दिया। सारागढ़ी स्मारक आधारशिला पंजाब। अगला टॉपिक है सारागढ़ी स्मारक आधारशिला पंजाब में रखी गई है। पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित एक अत्याधुनिक स्मारक की आधारशिला रखी। सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1897 को समाना रिज अब पाकिस्तान में है। समाना रिज कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, के पास हुई थी। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? समाना रिज के पास हुई थी। 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक ने लगभग 10,000 अफगान हमलावरों के खिलाफ बहादुरी से अपनी पोस्ट का बचाव किया था। फिरोजपुर जिले में ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की समाधि स्थल है। अब है भोज वेटलैंड। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय हरित अधिकरण।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जल निकायों को होने वाले भारी नुकसान के कारण भोज वेटलैंड में क्रूज जहाज़ों के साथ साथ अन्य मोटर चालित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश तब आया जब वे पर्यावरणविद सुभाष पांडे कौन थे? पर्यावरणविद थे, ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। भोपाल मास्टर प्लान 2005 के तहत अपर लेक के पानी में किसी भी मनोरंजक गतिविधियों की रोक है। भोपाल मास्टर प्लान के तहत यह कब हुआ था? 2005 में हुआ था। उसके तहत अपर लेक के पानी में किसी भी मनोरंजक गतिविधि की रोक है। पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस पोइला बैसाख। पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस पोइला बैसाख अगला टॉपिक है। 7 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बंगाली कैलेंडर के पहले दिन पोइला बैसाख को बांग्ला दिवस या पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। पोइला बैसाख को बांग्ला दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के साथ साथ राज्य विधानसभा ने रविंद्रनाथ टैगोर के बंगलार माटी बंगलार जोल, बंगाल की मिट्टी और बंगाल का पानी को पश्चिम बंगाल का आधिकारिक गीत बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया। बाल गंगाधर तिलक का ये बांग्ला में गीत है, बंगलार माटी बंगलार जोल। उसका हिंदी ट्रांसलेट होता है बंगाल की मिट्टी और बंगाल की पानी को पश्चिम बंगाल का आधिकारिक गीत बनाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। ODF प्लस का दर्जा प्राप्त @75%। ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कितने राज्यों को हुए हैं? तो भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह है शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत के स्वच्छता प्रयासों से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMR चरण 2 के तहत 75% भारतीय गांव जिनकी कुल संख्या 4.4 लाख है ने प्रतिष्ठित खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। SBMG चरण 2 में 2025 तक, कब तक? 2025 तक सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक ODF प्लस कितने गांव हो गए हैं? तो 75% हो गए हैं, लेकिन 2025 तक के 100% सभी गांवों को ODF प्लस से मुक्त करना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 100% ODF प्लस का दावा करने वाले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं। ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे खुले में शौच से 0% के भी बराबर होता है। यहाँ पे ODF प्लस कितना प्राप्त हुआ है? तो 100% ODF प्लस का दावा किया जाता है। इनमें से अंडमान और निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव और जम्मू कश्मीर तथा सिक्किम ने प्रतिष्ठित ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है। ODF प्लस गांव वह है, ODF प्लस क्या है? तो ODF प्लस गांव वह है जिसने न केवल खुले में शौच से मुक्त ODF का दर्जा बरकरार रखा है, बल्कि ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। उत्सर्जन व्यापार परियोजना, अगला क्या है? उत्सर्जन व्यापार परियोजना। 7 सितंबर 2023 को गुजरात सरकार ने घोषणा की कि अहमदाबाद कण प्रदूषण के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है। यह योजना पहली बार अगस्त 2019 में सूरत में शुरू की गई थी। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2019 में शुरू की गई थी। और कहाँ पे? सूरत में शुरू की गई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और एस्टेरे डुफ्लो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग द्वारा स्थापित शिकागो विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय और अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब JPAL के सहयोग से ETS परियोजना शुरू की गई थी। किनके प्रयोग से की गई थी? अभिजीत बनर्जी, एस्टेर डुफ्लो और जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के सहयोग से। भारत और सिंगापुर न्यायिक सहयोग। अब भारत और सिंगापुर के बीच न्यायिक सहयोग। सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरसेन मेनन, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुंदरेश मेनन से मुलाकात की और न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले न्यायमूर्ति मेनन ने 3 फरवरी 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में बैठे भी थे।
ये मेनन 3 फरवरी 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में भी बैठे थे। न्यायमूर्ति मेनन जो वर्ष 2012 से सिंगापुर के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ये सिंगापुर के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो चौथे क्रम के। 4 बार से मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं और 2012 से ये कार्यरत हैं। ने स्थापना की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह में भाग लिया। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। अब अगला टॉपिक है ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक में लगभग 1000 लोगों ने ट्रांस लोगों के खराब उपचार और स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया। 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाया जाता है 10 दिसंबर को। के अवसर पर एक प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन यूपी स्थित आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन, एक ट्रांसजेंडर अधिकार समूह द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पसंदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में 450 करोड़ की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। मोदी ने कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, वहाँ पे 450 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में एक स्टेडियम की आधारशिला रखी। गांजरी राजा तालाब में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपये और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके निर्माण पर 330 करोड़ रुपये खर्च करेगा। उत्तर प्रदेश से सरकार भूमि अधिग्रहण 121 करोड़ रुपये खर्च करेगी और भारतीय बीसीसीआई ने 330 करोड़ रुपये खर्च करेगा। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरणा लेती है। इसकी प्रेरणा किससे लेती है? तो भगवान शिव से प्रेरणा लेती है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट और घाटों से प्रेरित सीढ़ियों पर बैठने की व्यवस्था के लिए डिजाइन विकसित किए गए हैं। स्टेडियम में 30,000 दर्शकों को बैठाने की क्षमता होगी। स्टेडियम में कितने दर्शकों को बैठाने की क्षमता होगी? तो 30,000 दर्शकों को बैठाने की क्षमता होगी। इसके दिसंबर 2025 तक तैयार होने की संभावना है। यह कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2025 तक तैयार हो जाएगा, यह संभावना है। कानपुर और लखनऊ के बाद यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है? तो 3, ये तीसरा है, 2 पहले से हैं। डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्ति। डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्ति। कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ में मुडबिद्री के पास मुद्दू कोनाजे में मेगालिथिक डोलमेन साइट पर किए गए पुरातात्विक अन्वेषणों में हड्डी और लोहे के टुकड़ों के साथ साथ संरक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं। क्या पाई गई? अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं। पाई गई 8 मूर्तियों में से 2 किसकी है? तो गाय की है। एक मातृदेवी, 2 मोर की मूर्ति और एक घोड़ा, देवी माँ का एक हाथ और एक अज्ञात वस्तु है। मुदु कोनाजे में महापाषाण स्थल की खोज और रिपोर्ट इतिहासकार और शोधकर्ता पुंडिकई गणप्या भट्ट ने 1980 के दशक में की थी। अब है अगला टॉपिक यूनिटी मॉल। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश को कितने यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है? तो 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है, जो लखनऊ के अवध शिल्पग्राम, कहाँ पे? अवध में शिल्पग्राम में, आगरा, वाराणसी में स्थापित होना प्रस्तावित है। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023 से 24 में देश के सभी राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। एक्सपो सेंटर यशोभूमि। अगला टॉपिक है एक्सपो सेंटर यशोभूमि। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में, कहाँ पे? दिल्ली के द्वारका में 5400 करोड़ रुपये के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के चरण प्रथम को राष्ट्र को समर्पित किया है। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। इसमें 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र के साथ है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा स्थलों में से एक बनाता है।
अब है 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल। 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन, क्या शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 41वां स्थल है। शांति निकेतन भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल है, तो 41वां है। इसके साथ ही होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को सूची में भारत का 42वां स्थान के रूप में पुष्टि की गई है। पवित्र होयसल एन्सेम्बल्स 2014 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में था। यह अस्थायी सूची में इसे यूनेस्को में अस्थायी सूची में कब रखा गया था, तो 2014 में रखा गया था। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई थी। अब है गांधी वॉक क्या है। 17 सितंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग के लेनासिया में आयोजित होने वाले वार्षिक गांधी वॉक का 35वां संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल तक स्थगित रहने के बाद आयोजित हुआ है। गांधी वॉक के कोविड-19 के कारण कितने साल तक स्थगित रहा, तो 3 साल तक स्थगित रहा था। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक लोगों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जिन्होंने नए फॉर्मेट को अपनाया। एक रमणीय 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की। खाद्य पशु का जीआई टैग प्राप्त हुआ मिथुन को। सितंबर 2023 से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में, मतलब ये खाने योग्य के रूप में मान्यता दी है। इससे किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदाय को मिथुन मांस की बिक्री और प्रसंस्करण में व्यावसायिक रूप से लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ICAR ने मिथुन किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर व्यापार करने में मदद करने के उद्देश्य से एम अनित्रा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो एम अनित्रा लॉन्च किया है। 1 सितंबर 2023 से ICAR NRC ने मिथुन दिवस स्थापित करने की घोषणा भी की। मिथुन मास का नाम BC रखा गया है। मिथुन मास का नाम क्या रखा गया है, तो VC रखा गया है। मिथुन का वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है। मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस फ्रंटलिस है। बोविडो परिवार की जुगाली करने वाली प्रजाति है। यह कौन सी प्रजाति है, तो बोविडो परिवार की जुगाली करने वाली प्रजाति है। मिथुन का धार्मिक महत्व भी है। इसका धार्मिक महत्व भी है और यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु भी है। यह किस स्टेट का राज्य पशु है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। कौन, मिथुन। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। अब टॉपिक है पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। 25 सितंबर 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में इंडिया गेट के इंडियन ऑयल द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलने वाली बस सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है। फरीदाबाद में IOC और R&D केंद्र पायलट रन के लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा है। 30 किलो की क्षमता वाले 4 सिलेंडर बसों को 350 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसमें हरित हाइड्रोजन के द्वारा कितने किलोमीटर तक बस चल सकता है, तो 350 किलोमीटर तक के यह बस चल सकता है। अब है 1000 वर्ष पुराना एलियन शव। अब है 1000 वर्ष से पुराना एलियन शव। सितंबर 2023 में मैक्सिकन पत्रकार का नाम क्या है, मैक्सिकन पत्रकार और लंबे समय तक UFO के विशेषज्ञ जैमे मॉशन ने मैक्सिकन कांग्रेस में 2 कथित गैर मानव निकायों को दिखाया, जिनमें 3 अंगुलियां वाले हाथ, लंबी खोपड़ी और हल्की हड्डियां जैसी विशेषताएं प्रदर्शित थी। उन्होंने कहा कि नमूने पेरू की प्राचीन नजका लाइन्स, कहाँ से, नजका लाइन के पास से बरामद किए गए हैं और मेक्सिको के राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय द्वारा कार्बन डेटेड किया गया और निष्कर्ष से निकाला गया कि वे लगभग 1000 साल पुराने थे। ये कितने साल पुराने थे, तो 1000 साल पुराने थे। मॉशन ने दावा किया कि उनका पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति से कोई संबंध नहीं है। मॉशन का दावा था कि इसके जैसा पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति अभी तक नहीं है। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चलता है कि खोपड़ियों के संयोजन या हेरफेर का कोई सबूत नहीं है। ऑस्कर में 2018 एवरीवन इज ए हीरो ऑस्कर में नामित हुआ है।
एवरीवन इज ए हीरो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा, इसके डायरेक्टर कौन है, जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित और टोबिनो थॉमस की सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए 2024 में अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर में भी अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। यह फिल्म अगस्त 2018 में भारी बारिश के कारण केरल को प्रभावित करने वाली भीषण बाढ़ का वर्णन करती है। यह फिल्म किसका वर्णन करती है, तो केरल में 2018 में भारी बारिश के कारण बाढ़ आया था और बाढ़ से क्या क्या प्रभावित हुए थे उसी के बारे में इससे मूवी में दिखाया गया है। अफसा की समय सीमा को बढ़ाया। अफसा कानून है AFSPA की समय सीमा को बढ़ाया। 1 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अधिसूचना के अनुसार नागालैंड के पूरे 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश के जिले तिरप, चांगलांग और लोगडिंग के अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। AFSPA वर्ष 1995 से पूरे नागालैंड में लागू है। पूरे नागालैंड में कब से लागू है, तो 1995 से पूरे नागालैंड में अफसा कानून लागू है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। भारत इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2 समूह के एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। I2U2 में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं, जैसे इंडिया I से, और फिर I से इजराइल, I से I2 हो गया, फिर से U2 का संयुक्त अरब अमीरात U और USA U2 I2U2। इस परियोजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों पर उनके काम को सक्षम बनाता है और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष डाटा के अनुप्रयोगों में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाता है। इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते 2020 के बाद अक्टूबर 2021 में I2U2 का गठन किया गया था। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। I2U2 को क्या कहा जाता है, पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है I2U2 को। 8वां महाद्वीप जिलैंडिया, जिलैंडिया भी बहुत चर्चा में था। भूवैज्ञानिक और भूकंप वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने प्रशांत महासागर के नीचे जलमग्न विश्व का 8वां महाद्वीप माने जाने वाले जिलैंडिया, विश्व का 8वां महाद्वीप कौन है, तो जिलैंडिया या मायू का एक परिष्कृत नक्शा बनाया है। जिलैंडिया एक सूक्ष्म महाद्वीप के बजाय एक महाद्वीप माने जाने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसकी खोज वर्ष 2017 में की गई थी। जिलैंडिया की खोज कब की गई थी, तो 2017 में की गई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसका नया मैप जारी किया है। जिलैंडिया का 94% हिस्सा समुद्र के नीचे माना जाता है। जिलैंडिया के 94% हिस्सा कहाँ माना जाता है, तो समुद्र के नीचे माना जाता है। शेष 6% हिस्सा न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को बनाता है। जिलैंडिया 1 अरब साल पुराना है। जिलैंडिया कितने साल पुराना है, तो 1 अरब साल पुराना महाद्वीप है, जो भूवैज्ञानिकों ने पहले जितना सोचा था उससे लगभग दुगुना पुराना है। लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले भूभाग पूरी तरह से जलमग्न हो गया। 23 मिलियन वर्ष पहले यह पूरे जल में डूब गया। पेट 46 एंजाइम। कील विश्वविद्यालय जर्मनी, यह कहाँ का विश्वविद्यालय, जर्मनी के वैज्ञानिकों से जुड़े एक हालिया अध्ययन में गहरे समुद्र में एक एंजाइम PET46 की खोज की गई है, जो आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में सक्षम है। यह शोध प्लास्टिसिया परियोजना का हिस्सा है। किसका, PLASTISE परियोजना का हिस्सा है और समुद्र और जमीन पर प्लास्टिक कचरे के क्षरण की संभावना पर प्रकाश डालता है। आणविक स्तर पर पेट 46 एक अन्य एंजाइम पेरुलिक एसिड एस्टोरेज के समान है। यह पौधों की कोशिका दीवारों में प्राकृतिक पॉलीमर लिग्नाइट को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है, तो यह पौधों की कोशिका दीवारों में प्राकृतिक पॉलीमर लिग्निन को नष्ट कर देता है। संकल्प सप्ताह 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए
3 से 9 अक्टूबर 2023 तक सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का आयोजन किया गया है। संकल्प सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। 9 अक्टूबर 2023 को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का जश्न संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन। अब है अगला टॉपिक, मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया, जिसे लगभग 4500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसे कितने रुपये की लागत से बनाया गया है? तो 45 से 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया। इस दौरान उन्होंने आबू रोड में 46 लाख सिलेंडरों की क्षमता वाला HPCL के LPG प्लांट और IOCL के अजमेर बॉटलिंग प्लांट में अतिरिक्त स्टोरेज की भी शुरुआत की। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथ द्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं और कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का अस्थायी परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब है ई कैबिनेट प्रणाली। अब क्या है? ई कैबिनेट प्रणाली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो माणिक शाह ने राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करने के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद चौथा राज्य बन गया है और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा। इससे पहले कौन कौन से राज्य में लागू है? तो उत्तराखंड में लागू है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान है। पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट। पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कौन है? तो जॉर्ज एवरेस्ट है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज कौन है? उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम में शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया। संग्रहालय पार्क एस्टेट में स्थित है। संग्रहालय पार्क कहाँ स्थित है? तो एस्टेट में स्थित है, जो सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का पूर्व घर है, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। एशियाई बैंक ADB की सहायता से पर्यटन विभाग ने हाल ही में 23.5 करोड़ रुपये के बजट के साथ इसका नवीनीकरण किया है। एक जिला एक बल नीति। अगला टॉपिक है एक जिला एक बल नीति। 3 मई 2023 से मणिपुर सरकार द्वारा जातीय हिंसा में घिरे पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने सुरक्षा बलों द्वारा बेहतर समन्वय और संचालन के लिए एक जिला एक बल व्यवस्था अपनाई गई थी। किसके द्वारा एक जिला एक बल एक व्यवस्था अपनाई गई? तो मणिपुर सरकार द्वारा अपनाई गई थी। इसके तहत BSF को चूरा चांदपुर, तेंगनौपाल, उखरुल, इम्फाल पूर्व और कोकचिंग जिलों में तैनात किया जा रहा है, जबकि CRPF को कांगपोकपी, इम्फाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों में मिले हैं। 2 अन्य CAPF, ITBP और SSB को चूराचांदपुर और बिष्णुपुर में तैनात किया गया है। हाई स्पीड रेल ऊश। अब है हाई स्पीड रेल ऊश। 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे बुश का उद्घाटन किया है। बुश का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। 7.3 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत और 350 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ यह परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक है। ऊश जिसका अर्थ है समय की बचत, इष्टतम संचालन, विश्वसनीय प्रणाली। हाई स्पीड रेलवे जकार्ता के विशाल महानगर को पश्चिम जावा प्रांत के बाडुंग से जोड़ता है। इंडोनेशिया ने 2016 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया था।
इसको कब इंडोनेशिया ने शुरू किया था? तो 2016 में शुरू किया गया था। NIPER का अस्थायी परिसर, NIPER का अस्थायी परिसर। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है हमारे? तो अमित शाह। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कॉलेज में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्था NIPER अहमदाबाद के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। NIPER के नाम पर 380 से अधिक पेटेंट पंजीकृत है और 7000 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में भारत में 7 NIPER हैं, जिनमें से मोहाली, गुवाहाटी और गांधीनगर पूरी तरह कार्यात्मक है। इसके अलावा हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में NIPER का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जेल उद्योग ब्रांड मुक्ति, जेल उद्योग ब्रांड मुक्ति बिहार के पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया। बिहार के जेलों में बंद कैदी 100 से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें मसाले, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती कपड़े, खादी कपड़े, लकड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, मुद्रण सामग्री, चप्पल उद्योग, घरेलू देखभाल, भोजन, लोहा, कागज आदि का उत्पादन किया जाता है। भारत का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। कैबिनेट ने केंद्र की स्थापना के लिए 34 एकड़ क्षेत्र में 151.16 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। अब है एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। अब कौन सा टॉपिक है? तो एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने बेंगलुरु को कैंपोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट KIA के परिसर में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल ARTS स्थापित किया है। BIAL के अनुसार यह संस्था पूरी तरह से विमान पुनः प्राप्ति के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है और अत्याधुनिक दुर्घटनाग्रस्त विमान पुनर्प्राप्ति उपकरण DARE से सुसज्जित है। कुंज GmbH एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट जर्मनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी के तहत स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा मान्यता प्राप्त है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CSMIA डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट डार्क चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। स्वावलंबन 2.0। अब स्वावलंबन 2.0 क्या है? तो 4 और 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना की मेजबानी में नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन का दूसरा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। स्वावलंबन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना ने इस कार्यक्रम में 2 उल्लेखनीय प्लेटफॉर्मों का अनावरण किया। ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वाम्स और ऑटोनोमस वेसल्स अंडर वाटर AUV। इस मेगा इवेंट में 50 से अधिक मित्र देशों के रक्षा मंत्री और राजनयिक शामिल हुए थे। मैरांग सुरंग जम्मू कश्मीर कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, जिसका नाम है मैरांग सुरंग। नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 395 मीटर 2 लेन मैरांग सुरंग के साथ 250 मीटर वियाडक्ट 2 लेन का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के साथ 2 लेन मैरांग सुरंग और एक पुल शामिल है और रामबन जिले में एक प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र को बाईपास किया गया। यह बुनियादी ढांचा बनिहाल खंड पर स्थित है। यह बुनियादी ढांचा किस पर स्थित है? तो बनिहाल खंड पर स्थित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अब है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड।
4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। कब किया था? तो 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया, जो देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। इससे लाइन को अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लाइन है, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, मतलब उत्पाद भी करता है सबसे ज़्यादा, और उपभोग मतलब खाता भी है, और निर्यात भी करता है, निर्यातक है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा हल्दी कहाँ उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना मत कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे क्या है? तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। 1 अक्टूबर 2023 को शहरी विकास और राज्य नगर प्रशासन मंत्री KT रामाराव ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले और विश्व के दूसरे 23 किलोमीटर लंबे सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया है। इसकी छत पर 16,000 सोलर पैनल लगे हैं, जो 16 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं महिलाओं की नियुक्ति के विशेष प्रावधान नियमावली 1997 में संशोधन किया गया। पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? इंडिया का तो पहला राज्य बन गया है। महिलाओं के नाम संपत्ति के पंजीकरण पर भी छूट दी जाती है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर यूएसए, ये कहाँ पे है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर तो यूएसए में है। 8 अक्टूबर 2023 को हिंदू धर्म के भक्तों तथा कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में न्यू जर्सी के रॉबिन्सनविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन इसके आध्यात्मिक प्रमुख महंत स्वामी महाराज, कौन के थे? महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। कंबोडिया के राजसी अंकोरवाट के बाद भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कंबोडिया में राजसी अंकोरवाट के बाद भारत के बाहर विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 2015 में हुआ था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था। आधुनिक युग में भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह आधुनिक युग में, आधुनिक हिसाब से देखा जाए तो भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी है, जिसका नाम तेलंगाना राज्य में सम्मानित आदिवासी शख्सियत समक्का सरक्का के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय को 889.07 करोड़ की फंडिंग प्रदान की जाएगी। कोया जनजाति का समक्का सरक्का, जिसे वेदाराम जतरा भी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वेदाराम जतरा कहते हैं। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला हो जाएगा, और भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला तो कोया जनजाति का समक्का और सरक्का फेस्टिवल यहीं पे मनाएंगे। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, अगला टॉपिक है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में भारत मौसम विज्ञान IMD के नेतृत्व में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर ढांचा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस NFCS शुरू की है। NFCS ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की तर्ज पर गठित किया गया है। यह जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध कामकाजी मंच और प्रमुख क्षेत्रों कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और पानी के लिए जलवायु जोखिमों को तय करने और कम करने में मदद करेगा। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप, अगला टॉपिक है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप। 12 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं के बीच मेडटेक स्टार्टअप और इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए DBT और विश्व बौद्धिक संपदा
विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO समर्पित ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप के शुभारंभ की अध्यक्षता की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और विपो फेलोशिप को IIT दिल्ली कहाँ से IIT दिल्ली और एम्स नई दिल्ली में DBT बायो डिजाइन केंद्रों में लागू किया जाएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल, अगला टॉपिक है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित तमिलनाडु के महाबलीपुरम, तमिलनाडु का है महाबलीपुरम में शोर या तट मंदिर भारत का पहला हरित पुरातात्विक स्थल बन गया है। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में शोर या तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। 7वीं शताब्दी का यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थर के मंदिरों में से एक है। यह प्रभावशाली उपलब्धि हैंड इन हैंड इंडिया के सहयोग से रेनॉल्ट निशॉन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया के प्रयासों से संभव हुई है, जिन्होंने ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया है। मध्ययुगीन हथियार वागनक, अब क्या है मध्ययुगीन हथियार क्या था, वागनक था। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज के महान मध्ययुगीन हथियार वागनक को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। वाकनक जिसका शाब्दिक अर्थ है बाघ के पंजे, एक अद्वितीय मध्ययुगीन खंजर है। छत्रपति शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को इससे मौत के घाट उतारा था। अब है उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव गंगा डल्फिन। उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है जलीय जीव, तो गंगा डल्फिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डल्फिन को राज्य जलीय घोषित किया गया है। गंगा डल्फिन को पहले से ही राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गिरवा जैसी नदियों में पाई जाती हैं। इसकी मौजूदगी से पता चलता है कि नदी की सेहत अच्छी है। अब है गुजरात की राज्य मछली घोल है। गुजरात ने घोल मछली गोल्ड फिश को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में ऐलान किया है। सुनहरे भूरे रंग के घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिविया डायकैंथस है। जो चीज़ इसे सी गोल्ड के रूप में अलग करती है, वह इससे के पेट में मौजूद एक थैली है जिसमें आयोडीन, ओमेगा 3, DHA, EPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व मौजूद हैं। अब है समलैंगिक विवाह। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ में CJI और जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PM नरसिम्हा शामिल है। संविधान पीठ में कहा कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने का मामला संसद पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिकता को धारा 377 अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया था। नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018 में कोर्ट ने LGBTQ समुदाय को सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार माना था। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला देश बनने के बाद विश्व के 32वें से अधिक देशों ने इसका अनुसरण किया है। 2001 में ग्रीनलैंड समलैंगिक के विवाह को वैध बनाने के लिए बनाने वाला पहला देश बनने के बाद नीदरलैंड पहला देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह लागू किया है।